सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले लेसन 16 सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज। इस चैप्टर में से मेनली सारे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और इस चैप्टर में से मेनली आपको डेफिनेशंस पूछे जाएंगे। अगर आप पार्ट बी में अच्छे से देखोगे क्वेश्चन पेपर में, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो और देखो, तो आपको मिलेगा सिक्योरिटीज मार्केट एंड इंटरमीडिएरीज से कम 2 क्वेश्चन तो पूछा गया ही है 100%। मिनिमम है ये, ठीक है, मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये आपको जानना होगा, मतलब कौन सा क्वेश्चन आता है मैं भी वो बता देता हूँ आप लोग को। ये आप लोग देख रहे हो, इंटरमीडिएरीज का मतलब बताइए, नेटवर्थ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, अंडरराइटिंग, कस्टोडियल सर्विसेज क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पोर्टफोलियो। ये तो आपके की कंसेप्ट्स है और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। मेनली जो है आपके इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंटरमीडिएरीज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँ तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से देखो मर्चेंट बैंकर, ठीक है, फिर बताइए ना रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होते हैं, उनका काम क्या रहता है, प्लस बैंकर्स टू एन इशू कौन होता है, बैंकर टू एन इशू डेफिनेशन है भाई, सब कुछ देखेंगे। डिबेंचर ट्रस्टी कौन कौन होते हैं, ठीक है, फिर बताइए कौन कौन है, हाँ जी, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसी चैप्टर में कर लेना है। और इसी चैप्टर में से, मतलब ये चैप्टर इतना मजेदार है क्योंकि यू कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोग को एग्जामिनेशन से पहले कि कौन सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। लेकिन अभी जैसे कि आप पता है, आप लोगों को पता है कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम पास कर लिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से नॉलेज जो है उसको ग्रैस्प करो, ठीक है। तो ये लीजिए, नॉलेज का बवंडर मैं आप लोग के टुवर्ड्स फेंक रहा हूँ, आप लोग कैच कीजिएगा। सिक्योरिटीज मार्केट एंड इंटरमीडिएरी, सिक्योरिटीज मार्केट एंड उनके इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज मतलब बीच वाले इंसान, क्या बताइए ना, बीच वाले इंसान, मिडिल मैन, समझ में आ रहा है, मिडिल मैन। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। अब कहा जाता है कि ये जो इन्वेस्टर है जो कि पैसा डालते हैं, जो इशूअर है जिनको पैसा चाहिए, एंड जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर कौन होता है बताइए ना, सेबी, और बीच में आपके स्टॉक एक्सचेंज भी आते हैं। तो इनके बीच में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू बिकम दी कनेक्टर, वाइटल लिंक बिटवीन ऑल दिस। तो इन्वेस्टर इशूअर जो है उनका लिंक बनता है इंटरमीडिएरी, इशूअर एंड रेगुलेटर के बीच में लिंक बनता है इंटरमीडिएरी। तो ये जो लिंक का काम करता है, वो लिंक का काम कौन करता है बताइए ना, इंटरमीडिएरी। समझ में आ रहा है, ये आपको रीड करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएरीज क्या क्या होता है, मतलब इंटरमीडिएरीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, देखो। टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू स्टैब्लिश लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड यूजर ऑफ फंड्स, ठीक है। यूजर ऑफ फंड्स कौन है, वही कंपनी, यूजर ऑफ फंड्स वही कंपनी जिन्होंने फंड इकट्ठा किया है, समझ में आ रहा है। फिर देखो कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट डू नॉट मार्केट देयर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, इंस्टेड दे हायर द सर्विसेज ऑफ द मार्केट इंटरमीडिएरीज टू रिप्रेजेंट देम टू द इन्वेस्टर्स। तो नॉर्मली कॉर्पोरेशंस जो है एंड गवर्नमेंट्स जो है वो लोग क्या करते हैं बताइए ना, एडवर्टीजमेंट नहीं करते कि भैया ये हमारे स्टॉक, ये हमारे शेयर का प्राइस एंड ऑल दैट। ये हायर कर लेते, किनको हायर करते हैं, इंटरमीडिएरीज को हायर करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। फिर इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर्स, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अ स्मॉल इन्वेस्टर डिजायरिंग टू इन्वेस्ट मे एबल टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस issuer to reduce risk. He may not be equipped to access and monitor the credit risk of the issuer. Market intermediaries help investors to select investments by providing investment consultancy, market analysis and credit rating of investment instruments, ठीक है। तो जैसे एक छोटा मोटा इन्वेस्टर जैसे आप और मेरी तरह, अपने को पता नहीं कि यार ये कंपनी जो है, इस कंपनी के शेयर्स जो है, स्टॉक्स जो है वो कितना अच्छे हैं, वो हम लोग नॉर्मली, आजकल बहुत कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है। तो अगर रेलेवेंसी आपको दिखाऊं तो आजकल ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन पे। लेकिन पहले तो नहीं था ना। तो इंटरमीडिएरी क्या करता था बताइए ना, वो प्रोवाइड करता था क्या, कंसल्टेंसी। क्या अभी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करता? हाँ जी, आज भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मार्केट एनालिसिस करके देता है कि मार्केट क्या है। अच्छा बताइए, आपके पापा, आप तो सीएस बनने वाले हो, तो आप तो सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज लॉ में तो आपका मतलब यू आर अ बाहुबली इन सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। बन जाओगे, अभी नहीं बन जाओगे, और उसी के साथ सेबी के कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, फिर आप बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बाहुबली बन जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको पापा को, आपके दादाजी को, आपके मम्मी को, आपको बहन को, जिन्होंने ये सिक्योरिटीज लॉ के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, उनको कुछ पता होगा?
और फॉर एग्जाम्पल उनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है गाइड करने के लिए, तो वो किन के पास जाएंगे बताइए ना कंसल्टेंसी के लिए? हाँ जी, इंटरमीडियरीज के पास जाएंगे। इंटरमीडियरीज क्या करेंगे? उनको गाइड करेंगे कि भैया ऐसा 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 ऐसा। समझ में आ चुका है? फिर देखो, in order to operate in secondary market, the investor have to transact through share broker, registrar and share transfer agent, custodians and depositories participants, मतलब depository participants are capital market intermediaries that provide important infrastructure services for both primary and secondary markets। अब यहाँ पर ये डिपॉजिटरीज के बारे में बात करें, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें, कस्टडियंस के बारे में बात करें, ट्रांसफर एजेंट्स के बारे में बात करें, वो हम लोग देखते हैं कि यार सेकेंडरी मार्केट में उनका बहुत उपयोग होता है। अच्छा, वो क्या है बताइए ना? वो भी एक प्रकार के इंटरमीडियरीज है। अब इंटरमीडियरीज के अच्छे खासे एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। एक है मर्चेंट बैंकर। बताइए ना इंटरमीडियरीज कौन कौन है? मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर्स, ब्रोकर, डिबेंचर ट्रस्टी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखा। देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टडियंस देखेंगे, आ जाओ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, कस्टडियंस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, स्टॉक ब्रोकर। अब इन सारे जो इंटरमीडियरीज हैं, इनके डेफिनेशंस आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। वही डेफिनेशंस हम लोग आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये कौन है, एक इंटरमीडियरी दूसरे इंटरमीडियरी से भिन्न कैसे है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट कैसे है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो भैया हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करें एज इंटरमीडियरी। आपको अगर इंटरमीडियरी बनना है, अगर आपको ब्रोकर बनना है, अगर आपको इंटरमीडियरी बनना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, है कि नहीं? आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, किसको करेंगे? करेंगे तो सभी को, सबको पता है, मतलब किस प्रकार से करेंगे, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने जो मार्किंग करवा रखा है ना, यहाँ पे मैंने पहले से मार्क करवा रखा है, सिर्फ यही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन भेजेंगे, किसको एप्लीकेशन भेजेंगे? रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन भेजेंगे, किसको भेजेंगे? सेबी को। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट हैज टू बी मेड टू सेबी। कौन से फॉर्म में? फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, विथ सच एडिशनल इंफॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड एंड एप्लीकेशन फी। इंफॉर्मेशन दे भेजेंगे कहां पे बताइए ना? शेड्यूल 1 के फॉर्म ए में हम लोग प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, सब कुछ जो है कलेक्ट करके हम लोग भेजेंगे, किसको? सेबी को। फिर यहां पे मार्क करो, एप्लीकेंट सीकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज ए स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर और अ ट्रेडिंग मेंबर, और बताइए ना ट्रेडिंग मेंबर, और ए क्लियरिंग मेंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कुछ भी हो सकते हो ना आप, कुछ भी हो सकते हो आप। तो हैज टू मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एप्लीकेशन करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज, उस स्टॉक एक्सचेंज जो है, उस स्टॉक एक्सचेंज में भी हम लोग एप्लीकेशन भेजेंगे। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज का ही हिस्सा होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज का ही हिस्सा होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ना और दे के रखे, समझ में आ रहा है ना? देखो स्टॉक एक्सचेंज और दे के रखे थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑफ विच द एप्लीकेंट इज ए मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर, और थ्रू द डिपॉजिटरी। अब थ्रू द डिपॉजिटरी भी वही है, कौन है? वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इन विच द एप्लीकेंट प्रोसेस टू एक्ट एज एन एप्लीकेंट एज द केस में बी। ठीक है, तो उनको भी एप्लीकेशन भेजना होगा। देखो ना, clearing member or a depository participant has to make application along with certain additional information through the stock exchange has to make application। ठीक है, through the stock exchange। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? कमाल कर देगा स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज मतलब द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, द डिपॉजिटरी और द स्पेसिफाइड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, हैज़ टू एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, एलिजिबिलिटी देखेगा ना कि जो इंटरमीडियरी के लिए अप्लाई किया है वो कितना सक्षम है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं ऑफ द पार्टिसिपेंट इन टर्म्स ऑफ देयर रेगुलेशन, फिर बाई लॉज और द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इंटरमीडियरी अप्लाई कर रहा है, याद रखना सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अच्छे से देखेगा, एग्जामिन करेगा कि भैया वो एलिजिबल है कि नहीं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से
वो क्या कर रहा है बताइए ना, इंटरमीडियरी का एप्लीकेशन कर रहा है। अब वो सक्षम है कि नहीं वो सबसे पहले देख लेंगे। वो देख लेंगे भैया कि स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेशंस है, उसका जो बाई लॉस है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये इंटरमीडियरी, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड द एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन फी टू सेबी। फिर क्या होगा बताइए, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वही जो है वो फॉरवर्ड कर देगा टू सेबी। समझ में आ चुका है? कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर, बताइए ना, 30 दिन के अंदर अंदर विथ इट्स रिकमेंडेशन। देखो, इंटरमीडियरी स्टॉक एक्सचेंज को दिया क्या बताइए, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पूरा छानबीन करके वो सेबी को भेजेगा, ठीक है। सेबी को भेज के बोलेगा भैया मेरा रिकमेंडेशन है, तुम इसको सर्टिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। कितना दिन के अंदर अंदर ये करेगा? 30 दिन के अंदर अंदर उसको सेबी को भेजना होगा। कहाँ से 30 दिन? जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव किया स्टॉक एक्सचेंज ने इंटरमीडियरी से, इंटरमीडियरी ने जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भेजा, उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर सेबी को रिकमेंडेशन करेगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर फिर क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर सेबी को लगता है कि भैया मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, वो पढ़ेगा पूरा कुछ एप्लीकेशन, फिर उसको लगेगा भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सेबी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है, ठीक है। देखो, सेबी में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन विच में बी कंसिडर्ड नेसेसरी बाई सेबी। सेबी को लगता होगा कि भैया मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये जो चीज़ आपने लिखा है ना एप्लीकेशन में, मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, ठीक है। अब फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, क्या बताइए ना, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्निशिंग ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब अगर सेबी को लगे कि भैया मेरे को और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सेबी मांग सकता है, ठीक है। द एप्लीकेंट हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेबी, क्योंकि सेबी को सेटिस्फाई करवाना होगा। फिर सेबी वेरीफाई करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, वो सेबी के ऊपर है, ठीक है। सेबी अगर चाहे, सेबी में वेरीफाई द इंफॉर्मेशन बाय फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस स्पेस देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है कि नहीं, विच द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव, ठीक है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ये हो चुका है एप्लीकेशन का प्रोसेस, ये जा चुका है, ठीक है। फिर सेबी वेरीफाई वगैरह करेगा, फिर कंसीडर करेगा कि नहीं सो एप्लीकेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। सेबी क्या करेगा, शैल टेक इनटू अकाउंट ऑल द मैटर्स। सेबी क्या क्या चेक करेगा, देखो, सेबी चेक करेगा कि वेदर द एप्लीकेंट हैव बीन पास्ट रिफ्यूज्ड सर्टिफिकेट बाय सेबी और नॉट। मतलब ये एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, क्या हम लोगों ने उसको पहले रिजेक्ट किया था कि नहीं, वो भी चेक करेगा, और अगर किया था तो क्यों किया था उसको रिजेक्ट, वो भी सेबी अच्छे से देख लेगा, ठीक है। देखो, द ग्राउंड्स फॉर सच रिफ्यूजल, तो पहले जो हम लोगों ने रिफ्यूज़ किया था, क्यों किया था, एक बार चेक तो कर ले भैया, ये आतंकवादी वाला बंदा तो नहीं है, जो भी है सेबी चेक करेगा। फिर वेदर द एप्लीकेंट, इट्स डायरेक्टर और पार्टनर्स और ट्रस्टीज और इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग लिटिगेशन। अब आप सोचो कि यहाँ पे डायरेक्टर कहाँ से आ गया, पार्टनर कहाँ से आ गया, ट्रस्टी कहाँ से आएगा। भैया ये जो इंटरमीडियरीज है वो एक बंदे का खेल है नहीं, ठीक है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, समझ में आ रहा है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो वेदर द एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसके डायरेक्टर्स, ठीक है, ये इंटरमीडियरी, उसके डायरेक्टर्स या फिर उसके पार्टनर्स या फिर उसका ट्रस्टी जो है और इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर जो है, वो कोई पेंडिंग लिटिगेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है ना, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। पेंडिंग लिटिगेशन मतलब पेंडिंग केस चल रहा है, ठीक है, तो वो चेक करेगा। फिर चेक करेगा कि एप्लीकेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं एलिजिबल क्राइटेरिया। फिर चेक करेगा कि ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और नॉट। मतलब अगर मैं आपको, आप हो इंटरमीडियरी, अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूं तो ये क्या पब्लिक के हित के लिए होगा कि नहीं। पब्लिक कौन है, वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने आ जा रहे हैं, जैसे कि हम और तुम, ठीक है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेबी देखेगा कि मैं इसको अगर सर्टिफिकेट दे दूं, क्या वो पब्लिक के हित में, इन्वेस्टर्स के हित में है कि नहीं। अगर हित में है तो ही जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। whether the grant of certificate to the applicant is in the interest of the development of the securities market or not। अगर मैं आपको दूं, क्या दूं बताइए, सर्टिफिकेट, क्या उससे सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सर्टिफिकेट देने के बाद सिक्योरिटीज मार्केट में हलचल मच जाएगा, कुछ डिग्रेडिंग सा चीज़ हो जाएगा, कुछ दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो सेबी सबसे पहले कॉन्सिडर करेगा, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, सुनो,
सेबी कब रिजेक्ट करेगा, अभी सुनो, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि रिजेक्शन भी हो सकता है। इधर पे ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट भी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप बोलोगे सर अभी तक ग्रांट नहीं हुआ, रिजेक्शन का बात हो रहा है। देखो रिजेक्शन कब कब करेगा, देखो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट रिजेक्शन कब कब होगा, विच इज नॉट कंप्लीट इन ऑल, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं भेजा है इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है, जो भी फॉर्म ए में लिखा है वो पूरा रिक्वायरमेंट जो है आपने फुलफिल नहीं किया है, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेबी, सेबी ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा था वो आप लोगों ने दिया नहीं था, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने जो है दिया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, मिसलीडिंग इन नेचर है आपका इन्फॉर्मेशन, फिर एप्लीकेंट इज नॉट इन कंप्लायंस विथ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आप एलिजिबल हो ही नहीं, ठीक है, आप एलिजिबल हो ही नहीं, फिर एप्लीकेंट इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर डज नॉट हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज एज रिक्वायर्ड, तो अगर आप इंटरमीडिएट हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, उसमें जो एक प्रिंसिपल ऑफिसर बैठ रहा है वही एलिजिबल नहीं है, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो अप्लाई कर रहे हैं, फिर रिजेक्ट कर देगा बाय सेबी, अगर सेबी को कुछ भी ऐसा फील लगे, और फिर वो सेबी क्या करेगा, रीजन जो है वो रिकॉर्ड करके रख देगा, भैया मेरे को ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया है। हाउएवर बोला जाता है कि जो एप्लीकेंट है ना उसको एक अपॉर्चुनिटी देना होगा आपको कि क्यों आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्यों आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो, क्या डिफिशियंसी है जो कि वो इंटरमीडिएट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो एप्लीकेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसलिए आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो। तो एक बार अपॉर्चुनिटी दे दो इंटरमीडिएट को कि वो भी तो बोले कि भैया इस कारण हम नहीं कर पाए या फिर क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है भाई मेरे, एक चीज़ श्योर है, एक चीज़ एकदम श्योर है कि अगर आप फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, तब आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का चीज़ नहीं देने वाला, नो अपॉर्चुनिटी में बी गिवन। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड द एप्लीकेंट कैनॉट मेक एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, और फिर तो आप भैया अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर आपने झूठा मूठा चीज़ लिख के रखा है तो। और सभी को अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर वो ग्रांट कर देगा आपका सर्टिफिकेट। समझ में आ चुका है? हाँ जी। अच्छा, कंडीशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बार देख लेते। बोले कि अगर 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 कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, ठीक है, आपके अगेंस्ट, जिसके कारण आपका सस्पेंशन हो चुका है, आपको सस्पेंड करके रख दिया है, आप एक इंटरमीडिएट हो, आपका बताइए ना आपका क्या चल रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो आपको सस्पेंशन हो चुका है या फिर कैंसिलेशन हो चुका है सर्टिफिकेट का, तो सेबी क्या करेगा, वो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन करवाने का ऑप्शन आपको देगा। क्या बताइए ना, सेबी में गिव अ कंडीशनल रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अदर एक्टिविटीज, आप एक इंटरमीडिएट हो, आप ये भी काम करते हो, वो भी काम करते हो, ये भी काम करते हो, अलग अलग कामों के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन लेना होगा सेबी से, यही बता के रखे इधर पे, ठीक है। कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के क्या क्या कंडीशन रहेगा, यही कि इंटरमीडिएट जो है हम तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय पे आपको कहते हैं ना भैया ड्राइविंग लाइसेंस तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आप रास्ते पे अच्छे से चलाओगे, आप सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे, तो वही यहाँ पर बता के रखा है कि सर्टिफिकेट देंगे तो सही भैया, लेकिन आप जो है अबाइड करोगे। अबाइड मतलब क्या बताइए ना, अबाइड मतलब होता है फॉलो करेंगे। क्या बताइए, जितने भी प्रोविजंस है सिक्योरिटीज लॉ के, डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स है, ठीक है, सब कुछ आप फॉलो करोगे। और अगर आप चेंज कर रहे हो आपका स्टेटस, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, तो अगर आपको अपना स्टेटस चेंज करना है तो आपको सेबी से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन भेजेंगे फीस के साथ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रेगुलेशन। It has to continuously comply with requirement regulation 4. It has to meet the eligibility criteria and requirements specified in these regulations and the relevant regulation. ठीक है, इतना ही है, कंडीशन यही है, सर्टिफिकेट का सब कुछ फॉलो करोगे तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कैसे करना ऊपर हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग देंगे डीम्ड अप्रूवल। ऐसा बात है कि भैया 60 दिन अगर गुजर जाए, क्या बताइए ना, 60 दिन गुजर चुका है, आपने देखो स्टॉक एक्सचेंज ने जो है, स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को जो है 30 दिन के अंदर अंदर तो दे दिया। क्या दे दिया बताइए ना, 30 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को रिकमेंडेशन दे दिया कि भैया आप इनको सर्टिफिकेट दे सकते हो। लेकिन अगर सेबी इंटरमीडिएट ने स्टॉक एक्सचेंज को दिया है, तो
तो अगर सेबी इंटरमीडियरी को 60 दिन हो चुका है लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही है कि डीम्ड अप्रूवल है, आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुका है। ये एक अच्छा चीज़ है गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के अफसर जो है, ऑफिसर्स जो है, वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, 60 दिन गुजर चुका है फिर भी मतलब कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि भैया आपका अप्रूवल मिल चुका है, समझ में आ चुका है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट और एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट, इसका मतलब समझना क्या होगा अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए तो, ठीक है, आपको रिफ्यूज कर दे, आपको सर्टिफिकेट ग्रांट ना किया जाए तो आप सीज कर दोगे, आप जो इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे ना उसको वहीं पे रोक दोगे, ठीक है। ट्रांसफर कर दोगे अपने सारे एक्टिविटीज टू अनदर इंटरमीडियरीज, ठीक है, मतलब आपका एक्सपायरी हो चुका है तो ट्रांसफर कर दोगे सारे एक्टिविटीज टू अनदर इंटरमीडियरीज जो कि जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है ऑब्वियसली। फिर मेक प्रोविजन एज रिगार्ड लाइबिलिटी इनकर्ड और अज्यूम्ड बाय द इंटरमीडियरीज, ठीक है। आपको अपने लाइबिलिटीज जो आपने इनकर किया है वो आपको बताना होगा कि भैया ये लाइबिलिटीज है। टेक सच अदर एक्शन विद इन द टाइम पीरियड जो सेबी स्पेसिफाई करे, ठीक है, और उससे नेसेसरी चीज़ें जो सेबी स्पेसिफाई करे वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक जो है हम लोग कर चुके हैं, बाकी जो है यहाँ से शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छे से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्किंग करवा रखा है, सिर्फ यही करना है, ठीक है भाई मेरे, आँख बंद करके सिर्फ यही करो जो मैंने मार्किंग करवा रखा है। फिर हम लोग जाएंगे सीधा जाएंगे हम लोग जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरीज का जनरल ऑब्लिगेशंस क्या क्या रहता है, तो ये आपको रीड करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट का जनरल बताइए ना ऑब्लिगेशंस क्या क्या रहना है। देखो बात ऐसा है कि इंटरमीडिएट जो है ना वो सेबी को एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऑफ इट्स कंप्लायंस ऑफिसर ऑन दी 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर सर्टिफाइंग मतलब कंप्लायंस। देखो एक तो बात ऐसा है, इंटरमीडिएट को एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है ना उसको अपॉइंट करके रखना होगा, इंटरमीडिएट को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करके रखना होगा। ये कंप्लायंस ऑफिसर देखेगा कि इंटरमीडिएट सारा कंप्लायंस प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं, और एवरी ईयर 1 अप्रैल को जो है ये कंप्लायंस ऑफिसर इंटरमीडिएट को एक सर्टिफिकेट देगा उसके कंप्लायंस का कि उसने क्या फॉलो किया है नहीं किया है। वही सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल को एवरी ईयर सेबी को भेजना होगा। कौन भेजेगा? सेबी को भेजेगा। कौन? वो इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट शैल प्रोवाइड सेबी विद अ सर्टिफिकेट ऑफ इट्स कंप्लायंस ऑफिसर ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। क्या रहेगा सर्टिफिकेट में? यही कि भैया सब कुछ कंप्लायंस जो है, ऑब्लिगेशंस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फुलफिलमेंट हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एलिजिबल है ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस, ठीक है, अंडर द रेगुलेशन, ये सारा। फिर डिस्क्लोजर देगा मेड इन फॉर्म ए एंड अंडर द रिलेवेंट रेगुलेशंस आर ट्रू एंड कंप्लीट। जो भी उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है फॉर्म ए में, ठीक है, वो हर साल बताता जाएगा भैया हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है फॉर्म ए में वो सही है, ठीक है। ईच इंटरमीडिएट शैल प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ए फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑन ऑल इट्स ऑफिसेस इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट जो है आपको डिस्प्ले करना होगा आपके सारे ऑफिसेस में या ब्रांच ऑफिसेस में। इंटरमीडिएट शैल ऑल्सो प्रॉम्प्टली डिस्प्ले द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर टू हुम कंप्लेंट मे बी मेड इन द इवेंट ऑफ एन इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस। तो कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसका डिटेल भी आपको देना होगा, ठीक है, उसका डिटेल भी आपको देना होगा। आपके जो ऑफिस वर्किंग एरिया है उसमें आपको सारे डिटेल्स देना होगा। किसका? बताइए ना, कंप्लायंस ऑफिसर का। सो दैट इन्वेस्टर जो है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर को क्या देने वाले हो? ज्ञान देने वाले हो, एडवाइस देने वाले हो। तो इन्वेस्टर को गलत एडवाइस दे दिया तो वो किसको कंप्लेंट करेगा? यही कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लेंट करने वाला है। तो उसका सारा डिटेल आपको देना होगा। किसको देंगे आप बताइए? हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। अपने ऑफिस स्पेस में आपको सारे नेम एंड कॉन्टैक्ट जो है वो रखना होगा अपने कंप्लायंस ऑफिसर का, ठीक है। द इंटरमीडिएट शैल मेंटेन सच बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये मज़ेदार चीज़ है। बात ऐसा है कि रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, मतलब इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस को समाप्त करना। अब ये कैसे होगा? देखो, इंटरमीडिएट जो है ना उसको रेड्रेस करना होगा इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, ठीक है। कितने दिन के अंदर अंदर? 45 डेज के अंदर अंदर, जब भी वो रिसीव करे कि उसका ग्रीवियंस ये है, दुखद बात ये है, उसका जो दुख भरा सिचुएशन है वो जब भी पता चले इंटरमीडिएट को, तब उसको 45 डेज के अंदर अंदर उसको एड्रेस करना होगा, ठीक है। अगर ना हो ऐसा तब तो दिक्कत वाली बात है। और अगर सेबी बोले तब भी उसको जाकर करना होगा। क्या करना होगा? रेड्रेस करना होगा ग्रीवियंसेस ऑफ द इन्वेस्टर,
ठीक है। अगर सेबी डायरेक्टली बोले कि भैया आओ जाओ इंटरमीडियरी, वो बंदा जो है उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, तो सेबी के ऊपर है। फिर इंटरमीडियरी जो है ना वो एक मेंटेन करेगा रिकॉर्ड कि कितना उसने इन्वेस्टर ग्रीवियंस जो है वो एड्रेस किया, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो बात ऐसा है कि इंटरमीडियरी शैल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March upload information about the member of investor grievance received, redressed and those remaining unresolved beyond 3 months of receipt thereof by intermediary on website specified by SEBI। समझ में आ चुका है। SEBI बोल देगा कि भैया आपको जो है क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन अपलोड करना होगा। बताइए, क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन अपलोड करना होगा वेबसाइट के ऊपर कि आपने कितना जो ग्रीवियंस है उसको रिसीव किया, कितना रेड्रेस किया, ठीक है, कितना सॉल्व किया और कितना रिमेनिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये बहुत बवाल, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, देखो बोले एन इंटरमीडियरी शैल अपॉइंट ए कंप्लायंस ऑफिसर फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस बाय इट of the requirement of the act, rules, regulations, notification, guidelines, circulars and order made by SEBI or the central government or the rules, regulations and bylaws of concerned stock exchange or the self-regulatory organizations where applicable। ठीक है, ये एक बार रट्टा मार लेना है। However, the intermediary may not appoint compliance officer if it is not carrying on the activity of an intermediary। अगर आप एक इंटरमीडियरी हो लेकिन आप इंटरमीडियरी का कोई काम नहीं कर रहे हो तब आपको कंप्लायंस ऑफिसर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द इंटरमीडियरी और इट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन राइटिंग ऑफ एनी मैटेरियल नॉन कंप्लायंस बाय द इंटरमीडियरी। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑफिसर किसको कंप्लेंट करेगा? तो ना रिटर्न में देगा बोर्ड को, डायरेक्टर्स को, भैया आप लोग तो ये फॉलो नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इंटरमीडियरी क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा। इट्स डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज और की मैनेजर पर्सनल शैल नॉट रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस अबाउट एनी सिक्योरिटी इन द पब्लिक एक्सेसिबिलिटी मीडिया whether real time or non-real time unless a disclosure of its interest, direct or indirect, including its long and short position in the said securities has been made while rendering such services। इसका मतलब ये है कि आप एक इंटरमीडियरी हो, ठीक है, और आपका किसी कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट है। क्या है बताइए ना? इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मतलब आप भी शेयर होल्डर हो इस कंपनी के स्टॉक का। तो अब अपने क्लाइंट्स जो है उसको डायरेक्ट जो है वो एडवाइस नहीं दे सकते कि भैया आप भी खरीद लो, आप भी खरीद, ये बोला जाता है, वैसे कोई मानता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मतलब कानों कान खबर नहीं होता है किसी को, तो एडवाइस तो देंगे भाई मेरे, लेकिन फिर भी डिस्क्लोजर आपको कर लेना होगा कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो ये एक बार रीड कर लेना। इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे तो सकते हो लेकिन डायरेक्टली जो है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा दूर रहिएगा, आपको डिस्क्लोज करना होगा आपका इंटरेस्ट, ये बात आपको रखना। इफ़ इंटरमीडिएट डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, की मैनेजर आर रेंडरिंग सच एडवाइसेस, अगर आप रेंडर कर रहे हो तो इंश्योर करना कि आप डिस्क्लोज करो अपना इंटरेस्ट। मैंने यही बताया था ऊपर में, ठीक है, कि ये कोई मानता नहीं है वैसे सभी इन्फॉर्मेशन जो है। अगर मैं एक इंटरमीडियरी हूँ, आप मेरा क्लाइंट हो, मेरा किसी कंपनी में शेयर है, तो मैं आपको बोलूँगा भैया जाके उसी कंपनी का शेयर खरीदो सो दैट उसका प्राइस बढ़े, राइट, एंड मुनाफा दोनों को हो, राइट। तो बात सिर्फ इतना है कि अगर मैं एडवाइस आपको दूँ, ये बता के दूँ कि भैया मेरा शेयर भी है यहाँ पे, मतलब मैंने भी खरीद रखा है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। चलो फिर हम लोग चलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंटरमीडियरीज। सबसे पहले पढ़ेंगे मर्चेंट बैंकर। ये मर्चेंट बैंकर होता कौन है, पहले एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। वो बोला जाता है कि मर्चेंट बैंकर जो है मतलब एनी पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। बताओ क्या? इशू मैनेजमेंट। कौन सा बिजनेस? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट मतलब जैसे हम लोग इशू लाते हैं, किसका? शेयर्स का, तो उसको मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। समझ में आ रहा है? कौन बताइए ना? मर्चेंट बैंकर। either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing to the securities। पहले ये पढ़ लो, आधा आधा करके पढ़ेंगे, ठीक है। either by making arrangement regarding the selling, सिक्योरिटीज को कैसे सेल करना है, ठीक है, या फिर अगर वो खरीद रहा है तो कितना खरीदेगा, वो खुद सब्सक्राइब कर रहा है तो वो कितना सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। सेलिंग कैसे करना है या फिर परचेज कैसे करना है या फिर सब्सक्रिप्शन अगर करना है तो वो खुद कर रहा है तो कैसे करेगा, ठीक है। क्या करेगा बताइए ना? सर्विसेज देगा ना, मैनेजमेंट। इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज मैनेजर, ठीक है। तो सिक्योरिटीज का सुनो, सेल कैसे करेंगे हम लोग सिक्योरिटीज को, ठीक है, खरीदेंगे कैसे,
और उसको सब्सक्रिप्शन कैसे लाएंगे, मतलब उसको सब्सक्राइब कैसे करेंगे एंड सब्सक्रिप्शन कैसे हम लोग उसको सब्सक्राइब करवाएंगे सिक्योरिटीज़ को, वो सारा काम जो है मर्चेंट बैंकर देखता है। वो एक मैनेजर के रूप में भी काम करता है, कंसल्टेंट के रूप में भी काम करता है, एडवाइज़र के रूप में भी काम करता है। वो एक और रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट, ठीक है। वो एडवाइस वगैरह सब कुछ देता है। कौन बताइए ना, हाँ जी कौन बताइए, मर्चेंट बैंकर। तो अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि भैया बताइए मर्चेंट बैंकर कौन है, हाँ जी, मर्चेंट बैंकर वो बंदे हैं जो इशू मैनेजमेंट में काम आता है। इशू मैनेजमेंट, कोई भी पब्लिक इशू ला रहे, आईपीओ ला रहे हम लोग, ठीक है, उसमें क्या करेगा, इशू को मैनेज करने के लिए वो काम करेगा। अब इशू कैसे मैनेज होता है, हाँ जी, सिक्योरिटीज़ को सेल करना होता है, बाय करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, अंडरराइटिंग करना होता है। ये सारा काम कौन करता है बताइए ना, मर्चेंट बैंकर। समझ में आ रहा है। वो कंसल्टेंट एडवाइज़र का भी काम रोल प्ले करता है, वो एडवाइस भी देता है। कौन, मर्चेंट बैंकर। उसके काम जो है वो हम लोग यहाँ से एक बार देख लेंगे। मैनेज करेगा पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, अंडरराइटिंग कनेक्टेड विद द अफोरसेड पब्लिक इशू, ठीक है, वो अंडरराइट भी करेगा, मैनेज करेगा, एडवाइस करेगा, ठीक है। फिर जीडीआर, एडीआर, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल ऑफरिंग्स, कैसे कैसे इंटरनेशनल को भी हम, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं थ्रू जीडीआर, एडीआर, बॉन्ड्स, वो भी बताएगा। कौन बताएगा, मर्चेंट बैंकर। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का भी ध्यान रखेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट याद आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली हम लोग प्लेस करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, ठीक है। प्राइमरी और सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ भी कैसे डील करना है वो भी कौन बताएगा, बताइए ना, मर्चेंट बैंकर। फिर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस भी देगा, ठीक है, जैसे कि टेक ओवर कैसे करना है, एक्विजिशन कैसे करना है, डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो ये तो ऐसा नहीं कि मर्चेंट बैंकर जो है सिर्फ एक बार अपॉइंट करके छोड़ दोगे उसको, वो सारा पूरा जो ईयर है उसका काम है, वो आपको एडवाइस देगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, कैसे बाहर के इन्वेस्टर को लाना है, सारा जो सिक्योरिटी मार्केट का ज्ञान है वो इसके पास रहता है। कौन बताइए, मर्चेंट बैंकर। तो क्या आप मर्चेंट बैंकर बनना पसंद करोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन आपका नेट वर्थ रिक्वायरमेंट होना चाहिए 5 करोड़, क्या बताइए ना, नॉट लेस देन 5 करोड़, ठीक है। नेट वर्थ रिक्वायरमेंट होना चाहिए नॉट लेस देन 5 करोड़, ये है मर्चेंट बैंकर, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता है, एडवाइजरी सर्विस बार बार, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट ला रहा है कंपनी तो वो एडवाइजरी का काम करता है, ठीक है। तो इतना ही याद रखो, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है मर्चेंट बैंकर के, ये आप 2-3 याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपको कंप्लीटली, देखो एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा ना तब आपको कंप्लीटली ये लिखना है। पहले तो आपको ये लिख देना है इसका मीनिंग, फिर आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दोगे, फिर आप नेटवर्थ लिख दोगे, फिर आप जब आके यहाँ पे जनरल ऑब्लिगेशंस लिख दोगे, 2 से 3 बस खत्म। 5 मार्क है तो पूरा 5 मार्क मिल जाएगा आपका, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से कोई भी 3 ईजी 3 जो आपको लग रहा है वो देखो। एवरी मर्चेंट बैंकर, सभी ईजी है वैसे, एवरी मर्चेंट बैंकर शेल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जो भी उसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा मर्चेंट बैंक, देखो उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ना अंडर दी, बताइए ना, मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी तो रहेगा जिसके द्वारा वो काम करेगा सही प्रकार से, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पूरा प्रॉपरली फॉलो करना होगा। नो मर्चेंट बैंकर शैल कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के अलावा और कोई भी बिजनेस आप लोग फॉलो नहीं करने वाले, कोई भी बिजनेस आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है। देखो एवरी मर्चेंट बैंकर जो है उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना होगा। समझ में आ रहा है? कितने सालों के लिए? मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए तो रखना ही होगा। फिर बोले कि मर्चेंट बैंकर को सेबी को जो हाफ ईयरली मतलब ईयर के मिडिल में हाफ ईयरली अनऑडिटेड, जो कि ऑडिट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो भी देना होगा, फर्निश करना होगा। तो इतना याद कर सकते हो आप। इतना अगर याद कर लोगे तो आप एग्जामिनेशन में इतना लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, बताइए ना कौन? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब ये क्या है, कौन है सर, ये बता दीजिए। रजिस्ट्रार एक बंदा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट करते हैं। और उससे क्या होता है सर? उससे बहुत कुछ होता है। क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। देखो, रजिस्ट्रार टू एन इशू, ठीक है, मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स टू
कैरी ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ये सारे एक्टिविटीज कैरी करता है। क्या क्या करता है देखो, कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा कि भैया तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आके फॉर्म जो है वो मुझको सबमिट करके जाओ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू, ठीक है। कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशंस, कितने एप्लीकेशंस आए हैं, ठीक है, एंड मनीज कितने पैसे आए हैं रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर, और पेड टू द सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है, और पेड टू द सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज मतलब जो सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, वो आप खरीद रहे हो और उसको पैसा देना है, ठीक है, और पेड टू द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज एंड असिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कैसे अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट इन सिक्योरिटीज, कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्टेशन करने के बाद फिर देखो ना, फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मोटा मोटी बोला जाए तो एक इशू को लेकर जो भी झमेला है वो ये देख लेता है। कौन? रजिस्ट्रार टू एन इशू, ठीक है। शेयर ट्रांसफर एजेंट अभी हम लोग बड़े नहीं है, हम लोग जाएंगे शेयर ट्रांसफर एजेंट तक, पहले ये देख लो। प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंडिंग ऑर्डर्स और सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू, ठीक है। तो जितने भी काम है, क्लेरिकल वर्क्स है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेरिकल वर्क्स, जैसे कि प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। हाँ भैया आपको अलॉटमेंट हो चुका है, तो वो लेटर जो भेजना है वो किसका काम है बताइए ना, रजिस्ट्रार का, ठीक है। ये सारे काम जो है वो कर देगा, किसका? कंपनी का। अब यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट मेंशन किया है, अब बॉडी कॉर्पोरेट तो कंपनी है, कौन लाएगा इशू, कौन लाएगा बताइए ना, बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। उसके बाद देखिए बताए शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं? शेयर ट्रांसफर एजेंट मतलब एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वो मेंटेन करेगा, क्या बताओ ना, रिकॉर्ड, किसका? होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट एंड डील्स विद ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द ट्रांसफर एंड रिडेम्पशन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है? अब आप अगर कोई भी शेयर होल्डर हो तो आपका नाम किसके पास रहेगा? शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास। आपको कोई भी शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, तो सारे डिटेल्स इसको देना होगा, किसको बताइए ना, शेयर ट्रांसफर एजेंट को। और ये जो काम है शेयर ट्रांसफर करवाना एंड ऑल दैट, वो यही करता है शेयर ट्रांसफर एजेंट, नाम से पता चलता है शेयर ट्रांसफर एजेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको इस चैप्टर में मार्क्स गेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको पता भी नहीं है, नाम से पता चल जाएगा भैया इसका काम क्या है, ठीक है। फिर देखो द डिपार्टमेंट और डिवीजन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी नाम रख सकते हैं हम इसको, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब वही बंदा जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्टिविटी? शेयर ट्रांसफर करने का एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? इफ एट एनी टाइम द टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स ऑफ इट्स सिक्योरिटीज इशूड एक्सीड 1 लाख, ठीक है। अब इसमें समझना ये चीज, यहां पर ये बोले कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, क्या बताइए ना, शेयर होल्डर्स है ऑफ सिक्योरिटीज, अगर 1 लाख होल्डर से ज़्यादा है, 1 लाख होल्डर से ज़्यादा है, तो इन्हीं पर्सन से तो काम नहीं चलता है। तब आपको क्या करना होता है बताइए ना, डिपार्टमेंट रखना होता है, डिपार्टमेंट और डिवीजन बाय वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है? तब जो है एक डिपार्टमेंट ही रख दोगे आप। अगर आपने क्या किया बताइए ना, 1 लाख शेयर होल्डर्स को आपने शेयर इशू किया है, या फिर 1 लाख से ज्यादा, समझ में आ रहा है ना, इशूड एक्सीड 1 लाख, मतलब 1 लाख तक तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा जब हो जाएगा, 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स को आपने शेयर इशू कर दिया, तब जाके तो आपको डिपार्टमेंट रखना। तो उस प्रकार के डिपार्टमेंट्स को भी हम क्या कहते हैं बताइए ना, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। अब थोड़ा इधर पे देख लेते हैं हम लोग, क्या बता के रखे इधर, प्री इशू एक्टिविटीज क्या क्या होता है। देखो, सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू बैंक फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कलेक्शन फिगर्स एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। तो आप सीधा इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने से की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू बैंक्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ, अच्छा ये तो पढ़ सकते हो, कोई टफ नहीं है, कलेक्शन फिगर्स एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब कलेक्शन फिगर्स मतलब सम, वो पैसा, कितना पैसा हम लोगों ने कलेक्ट किया और कितना एप्लीकेशंस हम लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल इनपुट्स टू लीड मैनेजर, समझ में आया, लीड मैनेजर, ओके। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो, वैसे यहाँ से समझ लो, उसके बाद पूरा जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना होगा, एग्जामिनेशन में याद भी रखना होगा। तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, सो दैट आप लोग याद कर पाओगे, ठीक है। फैसिलिटेट एंड स्टैब्लिश इंफॉर्मेशन
फ्लो सिस्टम बिटवीन क्लाइंट्स बैंक्स एंड मैनेजर्स टू द इशू। ठीक है, ये इतना कर सकते हो। लाइसनिंग विथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज जो कहता है उसके हिसाब से आप सब काम जो है वो कंप्लीट करके रखो। तो ये इतना से इतना तक जो है आप याद रख सकते हो। ठीक है, प्री इशू एक्टिविटीज़ ये सारे हैं। अब ड्यूरिंग द इशू क्या क्या काम होगा और पोस्ट क्या क्या काम होगा। देखो, ड्यूरिंग द इशू आप क्या करोगे, कलेक्शन करोगे ना, कलेक्शन करोगे, डेली कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर्स, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फॉर्म्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से आप डाटा एंड फॉर्म्स कलेक्ट करोगे। फिर वही है लाइसनिंग विथ क्लाइंट्स एंड इंटरमीडियरीज टू द इशू। अब ये लाइसनिंग का मतलब क्या है समझ लेना भाई। इसका मतलब यही है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अब ये टू और मोर पार्टीज कौन है, क्लाइंट्स, इंटरमीडियरीज, और ऊपर में भी तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से भी जो है उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके जितने भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना होगा, राइट, वो सारे। ठीक है, पोस्ट एक्टिविटीज़ क्या होगा, देखो पोस्ट एक्टिविटीज सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखो, डाटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन, रिकॉन्साइलिएशन, प्रोवाइडिंग अलॉटमेंट, फैसिलिटिंग लिस्टिंग, देखो अपलोडिंग ऑफ डाटा टू दी डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज मतलब कौन, वो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फॉर क्रेडिटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली, डिस्पैच ऑफ रिफंड, बहुत ईजी है, मज़ा आ रहा है, देखो ना, डिस्पैच ऑफ रिफंड कितना ईजी है। पीरियोडिक रिपोर्ट, ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिशन, अप टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज लगा सकते हो, वरना इतना ही पढ़ो, पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिशन, इतना आप याद रख सकते हो। ये नीचे वाला भी याद रख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्स पढ़ के क्या फ़ायदा अगर आप याद ना रखवाओ। तो थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन याद रखो सब कुछ, तो ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 याद करना होगा आपको। जनरल ऑब्लिगेशंस जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है एग्जामिनेशन में लिखना, लेकिन 2-3 लिख सकते हो आप। Every registrar to an issue and share transfer agent holding a certificate shall at all times abide by the code of conduct। ठीक है ना, सही बात है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, किस चीज़ का लाइसेंस है आपके पास ये काम करने के लिए, तो आपको एकदम रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके आपको वो काम कार्य जो है वो करना होगा। रजिस्ट्रार टू एन इशू शैल नॉट टू एक्ट एज सच रजिस्ट्रार फॉर एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन केस he or it is an associate of the body corporate issuing the securities। अच्छा, एक बात याद रखना, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर देखो, ये जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, इसको थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना होगा। क्या बताइए, इंडिपेंडेंट रहना होगा। क्यों इंडिपेंडेंट रहना होगा, वो एसोसिएट नहीं हो सकता उस बॉडी कॉर्पोरेट से जिसका इशू आ रहा है और उसका काम आप कर रहे हो। अगर आपका कोई भी कनेक्शन है उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसका इशू का काम आप कर रहे हो, इशू का काम मतलब वो पब्लिक इशू ला रहे हो, तो उसका जो कार्य है वो आप सब कर रहे हो ना, रजिस्ट्रार हो। ठीक है, अब इसको तो भैया रजिस्ट्रार को तो अपॉइंट किया जाएगा ना, अपॉइंटेड बाय ए बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन आपके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, एसोसिएट का संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार टू एन इशू शैल नॉट टू एक्ट एज सच रजिस्ट्रार, मतलब आप काम नहीं करोगे एज रजिस्ट्रार ऑफ एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ही और इट, ही मतलब अगर आप एक हो और इट मतलब अगर आपका पूरा बिजनेस है इस चीज़ का। ठीक है, अगर आपका एंटरप्राइज वगैरह है ये काम करने का। एसोसिएट इज एन एसोसिएट ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आप एसोसिएट हो उस बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, तो आपको तो इंडिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, एवरी रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट शैल कीप एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। बस खत्म हो गया, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, इतना ही याद रखना है। याद रखना, एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी डेफिनेशन छोड़ना नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे, बताइए क्या, बैंकर टू एन इशू, बैंकर टू एन इशू, बताओ ना कौन, बैंकर टू एन इशू। अब जब बैंकर टू एन इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा शेड्यूल बैंक के बारे में। किसके बारे में, शेड्यूल बैंक के बारे में। देखो, बैंकर टू एन इशू कौन होता है, वो एक बैंक होता है, क्या बताइए ना, एक शेड्यूल या स्केड्यूल बैंक। अब यहाँ पे शेड्यूल बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल बैंक। और सच अदर बैंकिंग कंपनी एस में बी स्पेसिफाइड बाई सेबी, और बताइए ना, सच अदर बैंकिंग कंपनी एस में बी स्पेसिफाइड बाई सेबी। लेकिन वो कार्य क्या करता है, देखो कार्य वो करता है पैसे से रिलेटेड। ऑब्वियसली बैंकर है तो वो क्या कार्य करेगा, पैसे से रिलेटेड, पैसे कितना आया कितना गया एंड ऑल दैट। ठीक है, अब देखो कंपनी का पैसा जो है, कंपनी जो अलॉटमेंट कर रहा है और उसको जो कंपनी को जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कहाँ पे रखेगा, तिजोरी में रखेगा कंपनी या फिर बैंक में रखेगा, तो वही शेड्यूल बैंक, जो कंपनी पैसा अपने शेड्यूल बैंक में रखता है। देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनीज,
एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनीज। अच्छा ये बात याद रखना, क्या सिर्फ ये एक ही बार आप अपॉइंट करके छोड़ दोगे इसको? नहीं ना। देखो आपका फर्स्ट कॉल होगा, जो प्रैक्टिकली आज के ज़माने में होता नहीं है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा नहीं होता है भैया, एक बार में पैसा दे के खरीद लेते। तो इसके कंसेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अब ये जो फर्स्ट कॉल सेकंड, जैसे अकाउंट्स के तौर पे हम लोग करते आ रहे हैं, अब पता नहीं मेरे को अकाउंट्स क्यों अभी भी यही इसी मेथड से कर रहे हैं यार। इतना सब कुछ सिंप्लीफाइड हो चुका है यार, चेंज करो, एक बार में ख़त्म करो। क्यों यार ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल? अच्छा जो भी है ठीक है, सुनो बात ऐसा है कि ये जो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल होता जाएगा, ये कि साल में सिर्फ एक ही बार होगा नहीं। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देखो अगर फर्स्ट कॉल जनवरी में हुआ तो सेकंड कॉल जून, जुलाई में भी हो सकता है, राइट? तो इसका डिस्टेंस है ना। तो बात ऐसा है, बैंकर टू एन इशू जो है, कंपनी को एक बैंकर अपॉइंट करके रखना ही होता है। एक शेड्यूल बैंक जो है उसको हर वक्त, हर समय उसके पास रहना ही चाहिए अकाउंट बना के। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, वो अपने तिजोरी में नहीं रख सकता, बैंक में रखना होगा, वही शेड्यूल बैंक। अब सेबी जिसको कहेगा वही शेड्यूल बैंक है। एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनीज, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनीज, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनीज, अगर रिफंड करना हो जाए तो रिफंड करेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट्स। समझ में आ रहा है ना भैया? एकदम साथ ही रहता है। कौन साथ ही रहता है? बैंकर टू एन इशू, क्योंकि वही बैंकर है, उसके पास ही पैसा सब कुछ रहता है कंपनी का। अब वही बैंकर जो है, जब कंपनी ऑर्डर देता है तब वो बैंकर जो है पैसा, अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं, कॉल मनी का पैसा लेते हैं, रिफंड का पैसा भेजते हैं, डिविडेंड पे करे तो डिविडेंड का 1-2 रुपये भेजते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर देखो बैंकर टू एन इशू क्या है। देखो बैंकर टू एन इशू एट द नेम, एज द नेम सजेस्ट, कैरीज आउट ऑल एक्टिविटीज इंश्योरिंग द फंड्स आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द एस्क्रो अकाउंट, while one or more bank may function as banker to an issue as well as collection bank. Other may do the limited work of collecting the applications for securities along with the remittance in their numerous branches. अच्छा इतना आप याद नहीं रख पाओगे, यहाँ से यहाँ तक देखो। other, एक सेकेंड, other may do the limited work of collecting the applications। ठीक है, इतना याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है बताइए? वही है, 2 से 3-4 बैंक को लेकर आ जाएंगे। देखो ये पकड़ लो ICICI बैंक, ये पकड़ लो फिर बताइए ना एक्सिस बैंक, ये पकड़ लो SBI। तो 2 से 3 बैंक जो कि है हम लोग उसको पकड़ के रख देंगे। ठीक है, अब इसमें से एक मुख्य होगा जो पैसा सिर्फ कलेक्ट करेगा, दूसरा एप्लीकेशंस कलेक्ट करेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश करें इधर पे कि 1 or more banks may function as banker to an issue as well as collection banks, other may do the limited work of collecting the applications and all that for securities along with the remittance in there। अच्छा इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस एप्लीकेशन तक। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशंस देख लो, बहुत ईजी है, 3 याद रख लो। Every banker to an issue shall maintain books of accounts, records and documents. Every banker to an issue shall furnish the information to SEBI when required. Every banker to an issue shall enter into an agreement with the body corporate for whom it is acting as a banker to an issue। ठीक है, चलिए बहुत इजी है। डिबेंचर ट्रस्टी हम नहीं कराने वाले इधर पे, मैं यही नहीं करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी लॉ में हम लोगों ने कर चुके हैं डिबेंचर ट्रस्टी, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, पूरा डिबेंचर ट्रस्टी आपको करना है। ठीक है, फिर स्टॉक ब्रोकर, नाम से पता चलता है स्टॉक ब्रोकर ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयानक हार्ड नहीं है, इजी है। स्टॉक ब्रोकर कौन बताइए ना? वो ब्रोकर जो क्लाइंट और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में बताओ ना लिंक बनता है, तो स्टॉक ब्रोकर means a person having trading rights in any recognized stock exchange and including a trading member। तो आप स्टॉक ब्रोकर कौन है बताइए? ब्रोकर हो ना, तो उसका भी तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, तो आपको ट्रेडिंग राइट्स लेना होगा। कहाँ से? पता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। अब ये काम क्या करता है देखो, स्टॉक ब्रोकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग बोथ द सेलर एंड द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली ब्रोकर का काम क्या है बताइए ना, कि सेलर एंड बायर को मिलवा दे। वो समझ में आ रहा है? The buyer and seller may be either a broker or a client. When executing an order, the stockbroker may, on behalf of his client,
buy or sell securities from his own account, that is as principal, or act as an agent. For each transaction he has to issue necessary contract note indicating whether the transactions has been entered into by him as a principal or as an agent for another. अब ज्ञान देने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि while buying or selling securities as a principal, the stockbroker has to obtain the consent of his client and the prices charged should be fair and justify the conditions of the market. Stockbroker may also act as a underwriter. अब यहाँ से यहाँ तक याद करो, ये तो याद रखना ही होगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले आपको पता ही है कौन है, बताइए। स्टॉक ब्रोकर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग बोथ द सेलर एंड बायर ऑफ द सिक्योरिटीज टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। ये तो आपको पता चल चुका है, टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर बताए, ब्रोकर जो है ना वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ऑफ हिज क्लाइंट्स बाई करेगा या फिर सेल करेगा सिक्योरिटीज फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, दैट इज एज प्रिंसिपल और एक्ट एज एन एजेंट। अब ये बात याद रखना, ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर का काम क्या होता है बताइए ना। वो हर्षद मेहता का काम क्या था बताइए ना। वो क्लाइंट को फ़ोन करके क्या कहता है कि भैया इसका प्राइस पक्का बढ़ेगा, खरीद लेते हैं अभी, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो प्रिंसिपल के तहत वो खरीद सकता है अपने ही अकाउंट से पैसा, या फिर वो एज अ प्रिंसिपल के तौर पे खरीद रहे हैं, या फिर ब्रोकर जो कि एक एजेंट है उसके तौर पे हम खरीद रहे हैं। क्योंकि जो सेलर है, सुनो, जो सेलर है ना, स्टॉक मतलब जो हम अगर सेल करेंगे तुमको, तो मेरे को भी पता होना होगा ना कि कौन खरीद रहा है मेरा शेयर। ऑफ कोर्स आज अगर आप अपने जा रहे हो ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलने या फिर कहीं पर भी अकाउंट खोलने, आपका पैन कार्ड से लेकर सब कुछ डिटेल्स जाता है, क्योंकि कंपनी के पास डिटेल रहना होगा कि भैया कौन खरीद रहा है मेरा शेयर। कंपनी लॉ में हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बहुत कुछ है झमेला। तो कंपनी को भी पता होना चाहिए कि भैया कौन है ये, क्या है ये, समझ में आ रहा है ना। तो फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन करेगा वो इंडिकेट करना होगा, नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको करना होगा, indicating whether the transaction has been entered into by him as a principal or as an agent for another, ठीक है। ये वो खुद खरीद रहे हैं अपने के लिए। देखो पहले तो देखो, मैं कन्फ्यूजन दूर करवा देता हूँ। स्टॉक ब्रोकर जो है वो अपने ही अकाउंट यूज़ करता है स्टॉक्स खरीदने के लिए। अब वो अपना अकाउंट यूज़ करता है क्लाइंट्स का स्टॉक खरीदने के लिए, वो खुद का स्टॉक भी खरीदने के लिए। अब वो अगर क्लाइंट का स्टॉक खरीद रहा है या फिर खुद का स्टॉक है, तो उसको स्पेसिफाई करना होगा ना। ब्रोकर हो, आपको स्पेसिफाई करना होगा आपने क्लाइंट के लिए खरीदा या फिर खुद के लिए। आप समझ में आ रहा है ना चीज़ यार, समझो, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ, एक लाइन में समझ जाओगे। देखो, व्हेन एक्सिक्यूटिंग एन ऑर्डर द स्टॉक ब्रोकर मे ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट बाय और सेल फ्रॉम हिज ओन अकाउंट। समझ में आ रहा है, हिज ओन अकाउंट, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, हम लोग समझ चुके सर, इतना करवा दिया, बहुत बढ़िया है। अब ये जो है आप खुद से कर लेना है, ठीक है। अब देखो नीचे देखो, एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल कीप एंड मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड मेंटेन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 सालों के लिए आपको मिनिमम मेंटेन करके रखना ही होगा। एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल अपॉइंट ए कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, इशूड बाय सेबी। तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर हो, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, सीएस को रख लीजिए सर, ठीक है। तो वो क्या करेगा बताइए ना, वो देख के रखेगा कि भैया आपने सारे रेगुलेशंस फॉलो किया है कि नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है भैया? पोर्टफोलियो मैनेजर वो है जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है। पोर्टफोलियो मतलब एक दो स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स, ठीक है। पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉक्स जो है मेंटेन करके रखना। अब अगर आपके पास जो है समय नहीं है तो हम कौन है? हम है पोर्टफोलियो मैनेजर। हम आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत अच्छी तरीके से बना कर देंगे। आपका पैसा है जो है अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना देंगे हम आपका। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजर मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विच परसुएंट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए क्लाइंट। बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? क्लाइंट के साथ। वो एडवाइस करेगा। क्या एडवाइस करता है? देखो, एडवाइस और डायरेक्ट्स और अंडरटेक्स, मतलब वो एडवाइस करता है या तो वो उसको डायरेक्शन देता है कि भैया वो करो। एडवाइस देना मतलब क्या? रिक्वेस्ट करना कि मेरा रिक्वेस्ट है या फिर मेरा सलाह है ये कि आप ये खरीद सकते हो। फिर डायरेक्ट करना मतलब ओ भाई तुम ये खरीदो। अंडरटेक मतलब भैया तुमसे ना हो पाएगा, हम ही खरीद दे रहे तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है? ये अंडरटेक्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट the management or administration of a portfolio of securities or goods or funds of the client as the case may be। बहुत easy, ठीक है।
चलो a portfolio manager plays a pivotal role in deciding the best investment plan for an individual, या फिर ये पढ़ सकते हो एज पर इज इनकम, एज एज वेल एज एबिलिटी ऑफ अंडरटेक रिस्क। बस इतना ही आपको याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में जाके ना हम लोग जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेंगे कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए एंड ऑल दैट। आगे बढ़ते कस्टडियन हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी। GDR ADR में हम लोगों ने जो है कस्टडियंस एक्सप्लेन कर चुके। ये है होमवर्क, ये आपको होमवर्क आपको पढ़ लेना है कस्टडियंस। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बहुत इजी है, ये भी आपका होमवर्क है। इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ठीक है, होमवर्क है। कुछ होमवर्क मैं दूंगा भाई मेरे, क्योंकि आप घर में पढ़ोगे नहीं, आप सिर्फ आशा करके बैठे रहोगे सर कब वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो तो ला ही रहा हूँ मैं। देखो वीडियो जो है ना वो आजकल थोड़ा स्लो जा रहा है, क्योंकि जनवरी बहुत कम्पैक्ट है मेरे लिए एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ मैं अभी जनवरी में। सो वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, बट स्टिल देन डेली वीडियोस जा रहे हैं। संडे में भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे थोड़े फरवरी का महीना आएगा, फिर देखो 2 वीडियो 3 वीडियो एक दिन में जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है? रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि वो कौन बंदे होते हैं। देखो, रिसर्च एनालिस्ट एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर खुद बंदा भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो एक्चुअली किसी भी कंपनी को वो पढ़ता है, अच्छे से रिसर्च करता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, सही नहीं रहेगा, क्या अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अपने को इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, इसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फिर कंपनी जो है ये कैसे अपने के लिए बेनिफिशियल है, इसका कैसा प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स है, ट्रैक रिकॉर्ड्स है, सब कुछ एनालिसिस करते हैं। कितना सेल्स हो रहा है, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, ऑल दैट वो रिसर्च एनालिस्ट जो है वो रिसर्च करता है। समझ में आ चुका है? तो ये बहुत बड़े वाले इंसान होते हैं, मतलब बवाल वाले इंसान। कौन बताइए ना, बवाल वाले इंसान। रिसर्च एनालिसिस मीन्स अ पर्सन हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन और पब्लिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट or making buy sell hold recommendation or giving price target or offering an opinion concerning public offer। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बहुत इजी है, किंडरगार्टन वाला एक्सपीरियंस फील होगा आपको। देखो, प्रिपेयरिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, वो ऑब्वियसली प्रिपेयर करेगा, क्या बताइए, रिसर्च रिपोर्ट, और वो पब्लिश भी करेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, वो एक ही बात है। मेकिंग बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन, बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन मतलब क्या बताइए ना, अरे बैठते नहीं है वो ZTV पे सुबह जी बिजनेस 9 बजे शुरू हो जाता है, 8 बजे शुरू हो जाता है, बोलते भैया इसको होल्ड करो, इसको सेल कर दो, इसको जो है बाई कर लो, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का, लेकिन ये बहुत डीप रहता है रिसर्च एनालिसिस्ट, ठीक है। प्राइस टारगेट देते कि भाई इतना प्राइस हो जाए तो खरीद लो, इतना टारगेट इतना हो जाए तो खरीद लो, फटाफट खरीद लो, ठीक है ये, या फिर सेल कर दो। ऑफरिंग एन ओपिनियन कंसर्निंग पब्लिक ऑफर, तो वो अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे पेटीएम का IPO। तो आप एक काम करो, शॉर्टकट में बताता हूँ, कल सुबह 8 बजे जो है बैठ जाओ जी बिजनेस खोल के यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि वो सारे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं बताइए ना, बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन देते हैं, प्राइस टारगेट बताते कि इतना में खरीदो, इतना में बेचो। फिर वो पब्लिक ऑफर लाते हैं, क्या बताइए ना, पब्लिक ऑफर लाते हैं, पब्लिक ऑफर जो आ रहा है उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि अपना कंसर्न बताते कि इसमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो रिसर्च एनालिस्ट होता है, ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो, विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज, किसका बात करते हैं, बाई सेल होल्ड किसके बारे में, विद रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज, वेदर और नॉट एनी सच पर्सन हैज द जॉब टाइटल रिसर्च एनालिस्ट and includes any other entities engaged in issue of research report or research analyst। चलो, research analysts study companies and industries, analyze raw data and make forecast or recommendation about buy hold sell securities। इतना याद रखो, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, इसका चैप्टर जब आएगा, पूरा चैप्टर है इसका, क्या बताइए ना, पूरा चैप्टर है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पूरा चैप्टर है, वहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। फिर और एक बचेगा, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्या बताइए ना, सॉरी ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जब डिपॉजिटरी का चैप्टर आएगा वहाँ से हम लोग करेंगे, क्योंकि एक ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो आपको डिपॉजिटरी भी एक्सप्लेन करना होगा, डिपॉजिटरी क्या है, फिर ना जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। तो उसका एक चैप्टर है, वो हम लोग चैप्टर से कर लेंगे, ठीक है। वो जब चैप्टर आएगा चैप्टर से कर लेंगे हम लोग। फिर देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्या बताइए ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब a person who has been registered under chapter 2 of the Security Exchange Board of India and shall be deemed to be an intermediary in terms of the provisions of SEBI Act. A foreign portfolio investor shall at all times abide by the code of conduct. अच्छा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, इसका भी एक अलग से चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम लोग और बेटर तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे के रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़ के कोई मज़ा नहीं आने वाला, सिर्फ यहाँ पे अपना उसका फंक्शन बता के रख दिए है। तो ये जब चैप्टर आएगा हम लोग उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। क्या बताइए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। वैसे एक बार देख सकते हो आप, यहाँ पे बोले कि जो रजिस्टर्ड है अंडर सेबी वही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब देखो, अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शैल एट ऑल टाइम्स अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस, फॉरविथ इन्फॉर्म द सेबी, ठीक है, एंड डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी रिसिपिएंट पार्टिसिपेंट। तो ये पेंडिंग रखते हैं, ये हम लोग जो है जब इसका पूरा चैप्टर आएगा ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, वहीं से हम लोग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आधा इन्फॉर्मेशन दे के रखे, समझ में आ रहा ना, हाफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी के साथ आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखे ले। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत, हाँ ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। इंटरनल ऑडिट बहुत भयानक इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक। इंटरनल ऑडिट हो सकता है इंटरमीडिएट्स का, कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पे पूरा ज्ञान है। यहाँ पे क्या कर सकता है इंटरनल ऑडिट, किसका, इंटरमीडिएट्स का, हाँ जी, कौन कर सकता है, बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। बाकी जो है यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो, एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख सकते हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी को रख सकते हो इंटरनल ऑडिट के लिए। अब ये इंटरनल ऑडिट क्या क्या है देखो, इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, इंटरनल ऑडिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारा काम जो है, इंटरनल ऑडिट ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इंटरनल ऑडिट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छा, ईयरली ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिसिस्ट, ये सारा ऑडिट का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। तो कोई भी बंदा अगर आपको बोल देना भैया वो ऑडिट नहीं करता, करता है भाई मेरे, करता है। देखो, फिर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी छोटा मोटा लिख के रखा है, पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, बस इसी में चैप्टर खत्म, ठीक है, इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो हो चुका है, सिर्फ आपको ये लिमिट जो है ना, लिमिट भी याद रख लेना है, ठीक है। लिमिट जो है सिर्फ आपको ये लिमिट याद रख लेना, जैसे यहाँ पे लिमिट्स है ना, ये वाले नेटवर्थ कितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें एक्सप्लेनेशन करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि नेटवर्क सिंपल नंबर से भैया इतना इतना नेटवर्थ होना चाहिए, तो नेटवर्थ का जो है आपको रीड कर लेना है, ठीक है। बाकी सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर। आप भी प्यारे से इंसान हो तो ज़रूर आप भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करके जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।